हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। तो कल हम ग्लूवेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बात कर रहे थे ना। तो मैंने आपको एक जो सेल बना के दिया था, बताइए किसके बीच में बना के दिया था? जिंक के बीच में और कॉपर इलेक्ट्रोड के बीच में, और इनको मेटेलिक वायर के थ्रू हमने कनेक्ट कर दिया था। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड थी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इसको हमने क्या बोला था? एनोड बोला था। ये पॉजिटिवली चार्ज थी, ये कॉपर इलेक्ट्रोड थी, इसको हमने क्या बोला था? कैथोड बोला था। याद है? तो यहाँ पे हमने यू शेप ट्यूब सॉल्ट ब्रिज लगाई थी जिसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड थे। ये मैंने कल आपको बताया था, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और मैंने आपको ये भी कल बताया था कि जो जिंक है वो ऑक्सीडेशन शो करेगा और ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। तो इलेक्ट्रॉन मेटल की वायर के थ्रू यहाँ पे चले जाते हैं कॉपर कैथोड पे। तो जो कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो डेफिनेटली इस तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। तो इसके अंदर जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन थी, तो उसका जो कॉपर 2+ था वो यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता था। तो यहाँ पे हो जाती थी रिडक्शन। ये मैंने बताया कल का काम। तो मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिप्रेजेंटेशन में क्या बताया था कि जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, जो एनोड है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। तो जिंक जो है इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो Zn2+ बन जाता है। ये जो 2 वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकल लाइंस हैं, इसके बारे में मैंने बताया था कि ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और कॉपर 2+ जो है राइट हैंड साइड पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना देता है? कॉपर। ठीक है। तो जिंक और Zn2+ के बीच में स्लैश लगा देना, कॉपर 2+ और कॉपर के बीच में स्लैश लगा देना। अगर Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है तो उसे C1 लिख देंगे, और कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन हमें गिवन है तो उसे C2 लिख देंगे। अगर कोई कहे जी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, तो आप ब्रैकेट में 1 मोलर लिख लीजिए। कॉपर 2+ की या कॉपर सल्फेट की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पता है, तो आप यहाँ पे 1 मोलर या 0.1 मोलर जो भी आपको दिया है वो आपने लिख लेना है। तो एक क्वेश्चन जो है कल मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था, एक चीज़ डिस्कस करना चाहता था कि लेफ्ट हैंड साइड पे एनोड, जैसे जिंक और कॉपर के बीच में सेल बनाना है, तो हमने जिंक को एनोड बोला, कॉपर को कैथोड बोला। तो क्वेश्चन राइजेस कि एनोड किसको बनाना है, कैथोड किसको बनाना है। ये आज का मेरा मेन मुद्दा है। देखिए, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज मैंने फर्स्ट लेक्चर में बता दी थी ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था? कालूनाथ कलकत्ता में आलू जीरा फिश हनी कट मर कर आगरा आया, बताया था ना। कालूनाथ कलकत्ता में आलू जीरा जिंक पहले आ गया, फिश हनी कट कट कॉपर बाद में आया। तो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर होगा वो एनोड होगा, और मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल इलेक्ट्रोड नीचे होगी उसको हमने क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। मैं फिर से बता देता हूँ, जिंक और कॉपर के बीच में सेल है, तो क्वेश्चन राइज होता है कि एनोड किसको बनाना है, कैथोड किसको बनाना है। एनोड को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे लेना है, कैथोड को हमेशा राइट हैंड साइड पे लेना है। एनोड उसको लेना है जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, और कैथोड उसको लेना है जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता है। लग गया पता? ठीक है। तो चलो एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं। सपोज आपके पास कॉपर और सिल्वर है, तो हमें नहीं पता एनोड किसको बनाना है, कैथोड किसको बनाना है। तो क्या था? कालूनाथ कलकत्ता में आलू जीरा फिश हनी कट कॉपर मरकर आगरा सिल्वर। यानी पहले कॉपर आया, बाद में सिल्वर आया, तो फिर कॉपर को क्या बोलेंगे? एनोड। सिल्वर नीचे आया मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में, इसको क्या बोलेंगे? कैथोड। बस इस चीज़ का जो है न्यूमेरिकल्स में भी आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि एनोड किसको बनाना है और कैथोड किसको बनाना है। जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होगा उसको आपने एनोड बनाना है, जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होगा उसको आपने क्या बनाना है? कैथोड बनाना है। ये सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हुए हैं कि जो एनोड होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है, उसे लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाता है। वर्टिकल कॉलम, ये वर्टिकल जो आप कह रहे हैं वर्टिकल लाइंस जो हैं इसे सॉर्ट ब्रिज कहते हैं। तो अगर आप Zn
और Zn2 प्लस के बीच में स्लैश नहीं डालना चाहते तो आप इसको Zn सेमी कोलन Zn2 प्लस भी लिख सकते हैं। और ऐसे ही कॉपर 2 प्लस और कॉपर के बीच में अगर आप ये वाला स्लैश नहीं डालना चाहते, आप कॉपर 2 प्लस और यहाँ पे सेमी कोलन और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉपर लिख सकते हैं। ये फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है। और जो शॉर्ट ब्रिज है चौथे पॉइंट में लिखा हुआ है, ये दो हाफ सेल को सेपरेट करता है और इसे दो वर्टिकल लाइन के साथ लिखना है। तो ज़्यादातर चीज़ें मैंने कल बता दी हुई थी, पर आज मैंने इस फर्स्ट पेज में ये बताने की कोशिश की है कि एनोड किसको लेना है, कैथोड किसको लेना है। बताओ एनोड किसको लेना है? मेटल एक्टिविटी सीरीज आती है ना, तो मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर होगा उसे एनोड लेना है और जो मेटल नीचे होगा उसे क्या लेना है, कैथोड लेना है। लग गया पता? ओके। जैसे जिंक और कॉपर में से देखिए, कॉपी खोल के देखो देखो, हाँ खोल ली, देखो अब जिंक ऊपर है ना और कॉपर नीचे, तो जिंक एनोड हो गया, कॉपर क्या हो गया, कैथोड हो गया। अच्छा, कॉपर और सिल्वर का भी कंपैरिजन कर लो। कॉपी तो खोली हुई है आपने, देखो वहां पे कॉपर ऊपर है कि सिल्वर ऊपर है? कॉपर ऊपर है, तो कॉपर क्या एक्ट करेगा, एनोड। सिल्वर क्या एक्ट करेगा, कैथोड। तो इस तरह से आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एनोड किसको लेना है, कैथोड किसको लेना है, क्योंकि ये IUPAC की रिकमेंडेशंस हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री की, कि एनोड शुड ऑलवेज बी टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड कैथोड शुड ऑलवेज बी टेकन इन द राइट हैंड साइड। एंड मैंने आपको बताया था कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेल होता है हाफ सेल होता है और जो राइट हैंड साइड वाला सेल होता है ये भी हाफ सेल होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले सेल को ऑक्सीडेशन हाफ सेल कहते हैं और राइट हैंड साइड वाले सेल को क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल कहते हैं। लग गया पता? तो कल वाला वीडियो भी देखो ना ध्यान से, उसमें भी ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। सिर्फ इसको छोड़ के कि स्लैश की जगह आप क्या ले सकते हैं, सेमी कोलन भी लिख सकते हैं। अगर आप Zn2 प्लस के बीच में स्लैश नहीं डालना चाहते तो सेमी कोलन भी लिख सकते हैं। ये यहाँ पे बताया हुआ है, Zn/Zn2 प्लस या Zn सेमी कोलन Zn2 प्लस। और अगर Zn2 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है ब्रैकेट में लिख दो, सपोज 1 मोलर गिवन है। अगर 1 मोलर नहीं गिवन, 0.1 मोलर गिवन है तो वहां पे लिख दो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। तो सेल की रिप्रेजेंटेशन तो मैंने कल ही आपको बता दी थी कि लेफ्ट हैंड साइड पे आपने ऑक्सीडेशन हाफ सेल लेना है और ये एनोड को रिप्रेजेंट करता है। राइट हैंड साइड पे आपने किसको लेना है, रिडक्शन हाफ सेल, ये कैथोड को रिप्रेजेंट करता है। और ये जो दो लाइंस हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, शॉर्ट ब्रिज को। और अगर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है उसे Zn2 प्लस के साथ लिखना है, क्योंकि जिंक तो सॉलिड मेटल है, तो Zn2 प्लस मतलब जिंक सल्फेट। इसकी कॉन्सेंट्रेशन लिख दीजिए, 1 मोलर है। अगर नहीं गिवन तो C1 लिख दो। और कॉपर 2 प्लस कॉपर सल्फेट से आता है, अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो ठीक है, 1 मोलर अगर गिवन है तो 1 मोलर लिख दो, नहीं तो क्या लिख दो, C2 लिख दो। तो ऐसे ही जिंक सल्फेट की अगर कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो ठीक है, वो कॉन्सेंट्रेशन लिखो, चाहे 1 मोलर है, चाहे 0.1 मोलर है, चाहे 0.001 मोलर है। लेकिन अगर नहीं कॉन्सेंट्रेशन गिवन तो आप C1 लिख सकते हो। ठीक है, अब जो मैं आगे, ये तो सारा पुराना काम हो गया, तो कल वाली लेक्चर के साथ कॉन्टिन्यूटी में हो गया, एक्सेप्ट आज मैंने कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात की और ये भी बात की कि एनोड किसको बनाना है, कैथोड कैसे बनाना है। अगला जो मेरे पास आर्टिकल है इसमें भी जिंक, ये देखिए जिंक और कॉपर के बीच में सेल है। जिंक यहाँ पे एनोड एक्ट करता है, कॉपर यहाँ पे कैथोड एक्ट करता है। जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में अपनी आयन के सॉल्यूशन में डिप करना होता है। जिंक को ये नहीं कि कॉपर सल्फेट में डिप कर देना है, जिंक को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप करना है, कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। ये शॉर्ट ब्रिज है। यहाँ पे आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं जहाँ पे लिखा है ई एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है। एक तो पोटेंशियल जो है वो सेल क्रिएट करता है, एक हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई कर दिया। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू सेल के पोटेंशियल से कम है, ठीक है, अगर
एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू सेल के पोटेंशियल से कम है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ही फ्लो करेंगे और करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ये पॉइंट 1 हो गया। अगर ई एक्सटर्नल ई सेल के इक्वल है, यानी केस 2 लेने जा रहे हैं, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर है तो ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही, यानी कि इलेक्ट्रॉन नहीं फ्लो कर रहे, यानी करंट नहीं फ्लो करेगा, तो सेल काम करना बंद कर देगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। ये दूसरा केस है। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा हो जाए तो उल्टा हो जाएगा। ये जो कॉपर रोड है ये कैथोड की बजाय एनोड बन जाएगी और जो जिंक रॉड है वो एनोड की बजाय क्या बन जाएगी, कैथोड। तभी तो इस डायग्राम में उसने कोई नेगेटिव पॉजिटिव साइन या एनोड या कैथोड कहीं पे नहीं लिखा हुआ। मैं रिपीट करता हूँ, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा है तो सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो रिवर्स हो जाएगा। देखिए ये करंट का फ्लो रिप्रेजेंट करता है, ये नीडल जो है करंट का फ्लो रिप्रेजेंट करती है। अगर करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे थर्ड केस में। तो हमने 3 केसेस पढ़े हैं। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से कम है तो रूटीन काम होगा कि इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की तरफ जाएंगे और करंट इस तरफ जाएगा। अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर है तो नीडल डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी, इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेंगे, करंट फ्लो नहीं करेगा। तीसरा केस, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ज़्यादा है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो उल्टी डायरेक्शन में फ़्लो करेंगे, जैसे कि यहाँ पे दिखाए गए हैं, वैसे नहीं, इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और करंट जो है वो लेफ़्ट टू राइट फ्लो करेगा, जैसे कि इस नीडल में थर्ड केस में दिखाया गया है। आई एम श्योर दिस इज़ क्लियर टू यू। ये एक नोट बना के मैंने इसमें डाला है, तो ये MCQs में पूछ लेते हैं कई बार, तो ये सारा बनाने के लिए तो नहीं थ्योरी में आता, सिर्फ इतना पूछते हैं कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से कम है तो करंट किस तरफ फ्लो करेगा, तो आपने कहना कि इलेक्ट्रॉन लेफ़्ट टू राइट फ्लो करेंगे, करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में राइट टू लेफ़्ट फ्लो करेगा। दूसरा MCQ हो सकता है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल के बराबर है तो आपने कहना जी इलेक्ट्रॉन फ्लो ही नहीं करेंगे तो करंट भी नहीं फ्लो करेगा। तीसरा MCQ हो सकता है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल सेल के पोटेंशियल से ग्रेटर है तो आपने कहना जी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, जो जिंक एनोड थी वो कैथोड बन जाएगी और जो कॉपर कैथोड थी वो एनोड बन जाएगी। तो यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा और इलेक्ट्रॉन इस तरफ फ्लो करेंगे और करंट जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। इस नीडल की डायरेक्शन से पता चल रहा है। यहाँ तक समझ लग गया? ये बताना आपको बहुत ज़रूरी था। अब हमारे पास कई जगह पे साइंटिस्टों ने ट्राई किया, डेनियल ने ट्राई किया कि सॉल्ट ब्रिज के सेल साथ तो ये जो सेल है बड़ा कम्बरसम हो जाता है, इसको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रखेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो उसने एक सेल बनाने की कोशिश की जिसमें सॉल्ट ब्रिज ना हो, ठीक है, तो वो सेल था डेनियल सेल। तो डेनियल सेल में उसने क्या किया, 2 कंपार्टमेंट ले लिए, आउटर कंपार्टमेंट ले लिया, इनर कंपार्टमेंट ले लिया। इनर कंपार्टमेंट में उसने जिंक रॉड जो थी उसे एनोड बना दिया और इसके ऊपर आप देख सकते हैं कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसको कनेक्ट कर दिया इस वेसल के साथ, बाहर वाले कंपार्टमेंट के साथ। ये वेसल कॉपर की बनी हुई है, मतलब कॉपर इलेक्ट्रोड होगी, इसके ऊपर कौन सा चार्ज दिखाया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, यानी एनोड को कैथोड से कन्वर्ट कर दिया, एनोड को कैथोड से मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब इसमें सॉल्ट ब्रिज की बजाय यहाँ पे ये जो ये कंपार्टमेंट दिखाया हुआ है पोरस कंपार्टमेंट है, यानी पोरस कंपार्टमेंट का मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए ऑयंस मूव कर सकते हैं। जैसे जिंक की ये इलेक्ट्रोड है, तो जब ये जिंक की इलेक्ट्रोड जो है जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगी
तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, तो जिंक यहाँ पे आता जाएगा। तो जिंक यहाँ पे जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिज़ल्ट बाहर वाली जो सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, उसमें से सल्फेट आयन माइग्रेट करके यहाँ पे जाएंगे ताकि यहाँ पे जो एक्सेसिव जिंक है उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या कर दें, मेंटेन कर दें। ये था आपका डेनियल सेल। क्लियर है बेटा? अच्छा, तो डेनियल सेल के बाद सिंपल चीज़ें बताई हुई हैं कि इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है उसे एनोड कहते हैं, ये नेगेटिव पोल होता है। और इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिडक्शन होती है उसे कैथोड कहते हैं, ये पॉजिटिव पोल होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ फ्लो करते हैं। एक्सटर्नल सर्किट में मैंने कल बताया था कि दो सर्किट होते हैं, एक्सटर्नल सर्किट, एक इंटरनल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट में मेटेलिक वायर होती है और उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और इंटरनल सर्किट में शॉर्ट ब्रिज होता है जिसमें आयंस फ्लो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक अब सेल बनाना है। पहले हमने जिंक और कॉपर के बीच में सेल बनाया था, अब हम बनाने जा रहे हैं कॉपर और सिल्वर के बीच में सेल। तो मैं आपको कॉपर और सिल्वर के बीच में सेल बनाने से पहले एक बार फिर से बता दूं कि एनोड कौन सी होगी, कॉपर, और सिल्वर इसमें क्या होगा, कैथोड होगा। तो ये हमें कैसे पता चलता है, एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कैथोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। हमें कैसे पता चलता है कि आपने कॉपर को एनोड लेना है, सिल्वर को कैथोड लेना है। मैटर एक्टिविटी सीरीज, कालूनाथ कलकत्ता में आलू जीरा फिश हनी कट कॉपर पहले आ गया। मरकर आगरा 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 एजी 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 सिल्वर, तो ये नीचे है। ठीक है, पीछे भी बताया आपको, जो ऊपर है उसे एनोड ले लीजिए मैटर एक्टिविटी सीरीज में, और जो मैटर एक्टिविटी सीरीज में नीचे है उसको क्या ले लीजिए, कैथोड ले लीजिए। ठीक है, अब इनके बीच में सेल बनाया हुआ है। तो ये सेल एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे हमने जिंक और किसके बीच में बनाया था, कॉपर के बीच में। तो यहाँ पे जो ये एनोड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसको कनेक्ट किया हुआ है सिल्वर कैथोड के ऊपर, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हाफ सेल होता है। कॉपर की इलेक्ट्रोड को डिप करना है कॉपर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, और सिल्वर की इलेक्ट्रोड को डिप करना है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में। कॉपर की ऑक्सीडेशन होगी और इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करेंगे, और करंट, ये करंट की डायरेक्शन वोल्ट मीटर पे एमीटर पे शो कर रही है कि करंट इस तरफ फ्लो कर रहा है। ये शॉर्ट ब्रिज है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है, पोटाशियम नाइट्रेट है इस केस में। तो जब कॉपर की ऑक्सीडेशन होती जाएगी, कॉपर की इलेक्ट्रोड छोटी होती जाएगी और कॉपर 2+ यहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट का जो नाइट्रेट आयन है वो इसके अंदर आ जाएगा, कॉपर के साथ ज्वाइन नहीं करेगा, पर इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इसके पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करेगा। ठीक है, ऐसे ही सिल्वर की जब रिडक्शन होगी तो सिल्वर यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो गया, लेकिन पीछे क्या रह गया, नाइट्रेट रह गया। अब नाइट्रेट यहाँ पे बहुत सारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। अगर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए पोटाशियम नाइट्रेट का जो पोटाशियम है वो इसके अंदर आ जाएगा, बीकर के अंदर आ जाएगा, ये पोरस प्लग की हेल्प से, और नाइट्रेट के नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इलेक्ट्रिकली बैलेंस करेगा। और ओवरऑल रिएक्शन है कि कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट का जो रिएक्शन है, कॉपर सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट में से डिस्प्लेस करता है क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। हमें कैसे पता चला ज़्यादा रिएक्टिव है, एनोड इज़ मोर रिएक्टिव दैन कैथोड। तो जो एनोड वाली इलेक्ट्रोड होती हैं वो कैथोड वाली सॉल्यूशन में से कैथोड को क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है। तो ये बन गया कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, कॉपर 2+, ये वर्टिकल कॉलम, ठीक है, 2
ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करते हैं, सिल्वर इलेक्ट्रॉन गेन करता है स्लैश सिल्वर। तो ये कॉपर कॉपर 2+ किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल को। सिल्वर प्लस सिल्वर किसको रिप्रेजेंट करता है, रिडक्शन हाफ सेल को। यहाँ पे आपने स्लैश लगाया, अगर स्लैश नहीं लगाना चाहते तो सेमी कॉलन भी लगा सकते हैं, जैसे ये है कॉपर सेमी कॉलन कॉपर 2+, फिर ये सॉल्ट ब्रिज, फिर Ag+, ठीक है, सेमी कॉलन Ag। कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन अगर गिवन है ठीक है, नहीं तो C1 लिख लो। Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन गिवन है तो ठीक है, नहीं तो C2 लिख लो। न्यूमेरिकल में ये C1 और C2 की वैल्यू गिवन होती है। यहाँ तक आपको समझ लग गया, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह से आज कीजिए, ठीक है। थैंक यू। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाइसली। हैव अ नाइस डे।